नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है निधि सिंह, जो मिस एशिया है। निधि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे ये मंच और ये आपका चैनल दिखा रहा है और काफ़ी प्रेरणा स्रोत है आपका चैनल, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। निधि जी, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि बैकग्राउंड आपका बिहार से है, फिर मिस एशिया का खिताब आपने 2024 का आपने नाम किया। ये कैसी रही जर्नी? मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही और मुझे नहीं पता था कि मैं मिस एशिया वर्ल्ड का खिताब जीत जाऊँगी भारत के लिए और ये मेरे लिए एक सपना जैसा था और मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए, कई किसी हर जगह, तो मुझे अनसक्सेसफुल ही हुआ मुझे। फर्स्ट टाइम मैं एज़ ए मिस यूनिवर्स में मैंने भाग लिया था एज़ ए इंटरनेशनल, बट उसमें क्वालीफाई नहीं हो पाई। तो उसके बाद मैंने सोचा दोबारा किया जाए। एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं एज़ ए भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, लेकिन मेरी मदर का सपना था कि मैं मिस यूनिवर्स या मिस इंटरनेशनल पर कुछ भारत के लिए लेकर आऊँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। एज़ ए मैं प्रोफ़ेशनल एज़ अ न्यूज़ एंकर हूँ। एज़ ए काफ़ी चैनलों में मैंने काम किया है और अभी मैं बी भारत 24 न्यूज़ चैनल के एज़ अ सीनियर एंकर के पद पर कार्यरत हूँ। और साथ ही मेरी जर्नी जो रही वो बहुत ही मतलब चैलेंजेस ये रही कि पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी मेरी पूरी पढ़ाई हुई है एज़ ए गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज़ ए यमुना विहार। और फिर उसके बाद जो मेरी 6th क्लास की से लेके 10th की जो जर्नी थी वो मेरी रही दयालपुर से पानी टंकी आई थिंक सब बोलते हैं उसको कि वहाँ से बच्चे पढ़ते तो कुछ नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप बस आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो वो कोई सा भी स्कूल हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा आगे बढ़ भी सकते हैं। तो मेरी जर्नी क्या रही कि मैंने सोचा था कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूँ, मेरा खुद का सपना था कि न्यूज़ एंकर बनने का। तो वो मेरा सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट रहा और मुझे मतलब ये पता ही नहीं था कि मैं मिस यूनिवर्स या इसमें मैं भाग लूँगी या आगे जाऊँगी। तो मेरी पहले शुरुआत हुई वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से, उसके बाद मैंने कई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, कि मैं एक न्यूज़ एंकर के पद पर कार्यरत करूँ या मेरा मास मीडिया की पढ़ाई कंप्लीट हो। क्योंकि फादर इतना अफोर्डेबल नहीं थे कि मैं उनको एज़ ए कुछ आगे मेरे को सपोर्ट कर सकें। तो मैंने क्या करा कि जब मैं 12th में थी तो मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाती थी और ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे ऐसा लगा कि ना जो बस्ती में जो लोग होते हैं, बच्चे पढ़ने चाहते हैं, आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू से ही बहुत बहुत पसंद था। तो मैंने 9th क्लास से ना सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके एज़ ए मेरे पास बच्चे आने शुरू हो गए। मुझे एज़ ए एक्सपीरियंस होने लगा एज़ ए टीचिंग का। तो मैंने आगे पढ़ाई करी और फिर उसके बाद खुद 12th में थी और ग्रेजुएशन के बच्चों को मैं एज़ ए पढ़ाती थी। तो उससे जो अर्निंग हुई मुझे, तो मैंने अपनी पढ़ाई करी, कंप्लीट किया और फिर उसके बाद जब मैं जामिया मिल्लिया कॉलेज में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, मैं क्लियर हो गई और फिर उसके बाद मैं वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा निधि आपकी लाइफ में? मेरा सपोर्ट मेरे परिवार का उनका बहुत सहयोग रहा, सबसे ज़्यादा मेरी माँ, जिन्होंने बहुत जगह हर जगह सपोर्ट किया मुझे, हर जगह पर। कहते हैं कि एज़ ए मॉडलिंग लाइन में आप नहीं जा सकते मैं पत्रकार की पहली लड़की हूँ जिन्होंने मॉडलिंग लाइन में पहला कदम रखा और मिस एशिया वर्ल्ड का खिताब भारत को दिलाया और मेरी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही लेकिन मेरी मदर का हर कदम पर साथ रहा। मॉडलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए और साथ ही आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी हो या आप सुंदर हो तो ही आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मॉडलिंग लाइन में आपके अंदर एक कहते हैं ना कि कैपेबल आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फेस कर सके, लोगों से बात कर सके, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। परिवार का जैसे बैकग्राउंड आपने बताया, पिताजी आपके अभी नहीं है, तो पिताजी के ना रहने के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या इसके मैं तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे फादर के जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली जब तक फादर थे तब तक तो आप भी जानते हैं कि सपोर्टेड सब करते हैं। जब फादर के जाने के बाद सबका सपोर्ट हट गया बिल्कुल ही। बस मेरी मदर थी और मेरे भैया, बड़े भैया जो उन्होंने पिता का रोल निभाया और जब सबने कहा कि बहन को नहीं पढ़ाइए, आप राजपूत में राजस्थान से रिलेटेड हैं जो भी है। तो हमारी जो जो उत्पत्ति मेरे पूर्वजों की रही वो राजस्थान राजपूत रहा करे। फिर वहाँ से उनका पलायन हुआ एज़ ए पटना, फिर पटना से सीतामढ़ी। तो मेरे जो फ़ादर हैं उनका क्या था कि महिलाओं को, लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सबने ये कहा कि आप अपनी सिस्टर को ना पढ़ाएँ और आगे मतलब ये चीज़ें ना करें। तो भैया ने मुझसे कहा कि बेटा आपको जहाँ तक पढ़ना है, जो करना है आप वो कर सकते हो। मोटिवेशन के तौर पे आपका यूथ को क्या कहें? मोटिवेशन के यूथ के लिए मैं एक एक उदाहरण देती हूँ।
2020 में मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा, जिसमें मेरे दोनों पैर जा चुके थे। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकती, कोमा में जा चुकी है। और मेरा क्या जर्नी था कि मतलब मुझे डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और मैं गॉड में, भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरा ये था कि चीज़ों को ना आप खुद के अंदर एक कहते हैं ना एक जुनून हो हर चीज़ करने के लिए, तो वो अच्छा आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा करें। तो मैं व्हीलचेयर पर थी, तो मेरे भैया ने मुझसे कहा कि अगर थोड़ा-थोड़ा कोशिश करो चीज़ों को। तो मैंने ना एक दिन क्या करा कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप चलोगे व्हीलचेयर पर से उठकर खड़ी होकर चलोगे, तो आपकी जो कमर है के जो वो हैं वो भी नस ब्लॉक हो जाएँगी। तो मैंने फिर भी हिम्मत उठाई और उसके बाद मैंने एक बार गिरी फिर दोबारा उठी, फिर गिरी फिर दोबारा उठी। तो डॉक्टर्स ने कहा आपके अगर दोबारा करा तो आपकी जो ऊपर की बॉडी जो अभी कोमा में से बची है थोड़ी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा मैं हार नहीं मानी। तो एक दिन धीरे-धीरे करते-करते व्हीलचेयर से करते-करते और एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए। चीज़ों को एक मतलब मेरे अंदर ये था कि चीज़ों को ना आप अच्छे से कर सकते हो हर चीज़ को। और इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ही आपको आपकी दवाइयाँ काम आपको ऊपर करेंगी और अदरवाइज़ नहीं। तो मेरा बस ये था। एजुकेशन कैसे? मेरी एजुकेशन मैं गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने मेरी पढ़ाई हुई 6 टू 12th एज़ ए दयालपुर, पानी टंकी। और फिर उसके बाद मेरी जो मेरे 12th क्लियर के बाद मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। उसके बाद मैं मतलब 6th टू 10th तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पढ़ने में बिल्कुल भी। उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि आप सेकंड डिवीज़न ही आती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ़ में, सब कुछ है। तो मुझे दिल पे वो बात लग गई मेरे फादर की। तो मैंने ना जी तोड़कर पढ़ाई शुरू करी मैंने और फिर उसके बाद मैंने 12th में एज़ ए टॉप किया मैंने। और फिर उसके बाद टॉप करने के बाद मैंने कई कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, जामिया मिलिया कॉलेज में एडमिशन मैंने काफ़ी बार दिया, बट मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ क्योंकि मीडिया की पढ़ाई एज़ ए बहुत डिफ़िकल्ट थी उस टाइम। और उसमें कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख रुपए चाहिए होता है आपको एज़ ए न्यूज़ एंकर बनने के लिए, एज़ ए ब्रॉडकास्टिंग सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो मेरे अंदर एक जुनून था और मैंने एज़ ए जामिया मिलिया कॉलेज में एडमिशन करने के लिए एग्ज़ाम दिया, तो नहीं निकल पाया। फिर मैंने एज़ ए आपका केशव महाविद्यालय कॉलेजेस से मैंने एज़ ए ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन की, उसी बाद फिर दोबारा मैंने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया सेकंड ईयर में। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और फिर उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैंने ऑन कैमरा काम करना शुरू किया, मतलब शुरू। जैसे मैंने अभी देखा आपका आपने बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े। जी। आए दिन आपका मैं देखता हूँ पोस्ट, उस पोस्ट में आप बहुत सारी संस्थाओं के बारे में बताते हो। तो एक बार जॉब फिर अपने फैशन का और फिर उसका परिवार ये सब कैसे मैनेज किया? हाँ, हाँ, मैनेज करना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा। एज़ ए मैं एज़ ए सोशल वर्क मैं 9th क्लास से ही सब कुछ कर रही थी। तो मेरे अंदर ना एक जुनून था लड़कियों के साथ, एक जो रेप जैसी घटनाएँ जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, उसको लेकर मेरे मेरे अंदर ये था कि मैं अपने भारत के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ जो लड़कियों के लिए सेफ़ हो सके और लड़कियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो वो जर्नी मुझे आगे लेकर आई। और जब मैंने संस्था मानव अधिकार आयोग में जुड़ी मैं सबसे पहले तो मैं एज़ ए एनजीओज़ में काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर आई विश्व मानवाधिकार परिषद, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट बनी दिल्ली की। और जब ये मेरे साथ एक केस आया था मेरे सामने, एक लड़की थी, उसके साथ 5 साल की बच्ची थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ। उस गैंग रेप को देखकर मतलब मैं एकदम बिल्कुल वो हो गई कि हाँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत में लड़कियों के साथ। तो मुझे लगा कि ना इसको लेकर लड़कियों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि बॉयज़ बोलेंगे तो समाज में लोगों उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनको गलत सोचेंगे। तो मुझे लगा कि लड़की होकर ही मुझे इन चीज़ों से बाहर निकल कर एज़ ए सोशल वर्कर के माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने काफ़ी मतलब टाइमिंग निकाला, जॉब के लिए अलग टाइमिंग और उसके लिए अलग टाइमिंग, सबको मैनेज किया और एक मैं डायरी पर नोट लिखती थी कि मुझे 2 घंटे अपनी जॉब पर देना है या 5 घंटे मुझे एज़ ए हाफ डे में अपनी पढ़ाई करनी है, हाफ डे में जॉब करना है, 1 घंटा मुझे एनजीओज़ के लिए निकालना है। तो ऐसे मैनेज करके मैंने डायरी पे अपना शेड्यूल तैयार कर रखा था। आज दिन की ज़िंदगी में भी आजकल आप क्या मैं अभी सोशल वर्क भी कर रही हूँ एज़ ए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट के तौर पर, एज़ ए जो महिलाएँ, लड़कियाँ हैं उन पर मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे भारत में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम बढ़ने का एक ही कारण है, सेक्स एजुकेशन पर अगर हमारे भारत में बात की जाए, तो हमारे भारत में जो क्राइम हो रहा है, उसको लेकर बच्चे जागरूक होंगे और आगे अग्रसर नहीं हो पाएँगे और उन चीज़ों को, क्योंकि देखिए आप देखते हैं छोटे-छोटे बच्चों को क्या करते हैं, वो चीज़ें बाहर देखते हैं तो वो फ़ोन पर सर्च करते हैं। और फ़ोन पर सर्च करने के बाद क्या करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन पर बात की जाए, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बात करें और उन चीज़ों से बोले, तो आई थिंक मेरा मानना है कि क्राइम रुक सकेगा कुछ तो।
तो आज मैं अभी अपने प्रेज़ेंट में मैं अभी यही काम कर रही हूँ, इसी पे वर्क कर रही हूँ और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जा रही हूँ और अपने भारत को रिप्रेज़ेंट करने वाली हूँ एज़ अ सेक्स एजुकेशन को लेकर और अपने भारत में भी इस चीज़ को लेकर आने वाली हूँ। इस दिल का जब भी सुनते हैं, देखते हैं तो आपने भी लास्ट भी देखा होगा बॉम्बे में बहुत नशे की बातें, ड्रग्स की बातें है। एक तरफ बड़ा ग्लैमर होता है, दूसरी तरफ एक काला पर्दा चलता रहता है। आपको इस तरीके का चैलेंज आया? देखिए मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और काफ़ी जो है आपको ना ग्लैमरस की दुनिया में अगर आप जा रहे हैं या मिस एशिया या यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए भी, तो लोग मॉडलिंग को लोग बोलते हैं कि ड्रिंक स्मोकिंग करना और आपको ड्रग्स लेना। तो इस चीज़ के चैलेंजेस आए हैं मेरे पास क्योंकि जब मैं भारत के लिए जब नेतृत्व करने के लिए जब आउट ऑफ कंट्री गई थी एज़ अ वियतनाम, तो वहाँ पर क्या था कि लड़कियाँ एज़ ए मुझे फ़ोर्सली मुझे बोल रही थी कि आप ड्रिंक करें, स्मोक करें, तो मैं खुद हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, तो आपके पास चैलेंजेस आएँगे, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आप कैसे चीज़ों को करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लैमरस की दुनिया में जा रहे हैं, तो ड्रिंक, स्मोक करेंगे या वो चीज़ें, वो आप खुद उसको बचा कर चलिए आप। आप इस चीज़ में आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है और ये लोगों को बस सिर्फ़ खाली कहना है कि मतलब आप उसमें गलत चीज़ें होती हैं या ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद को सेफ़ली कर चलिए। एक बैकग्राउंड बनाकर चलिए कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर मुझे कोई फ़ोर्सली भी अगर कुछ कहे या करवाए, अपने माइंड सेट कर लीजिए, तो आप ग्लैमरस की दुनिया में अच्छा आप कर सकते हैं। आपको राजनीति कैसी लगती है? राजनीतिक पर मैं बात करूँ तो मतलब हाँ, मतलब कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक मेरे लिए तो मैं पॉलिटिशियन से तो बहुत बचना चाहूँगी क्योंकि एक्चुअली क्या है पॉलिटिशियन जो है वो एक कहते हैं ना दलदल है, तो उसमें आप नहीं चाहें तो मेरे लिए बेटर है। मैं मतलब लोगों से ये भी कहती हूँ, आप बड़े-बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं लेकिन उस पर पॉलिटिशियन से दूरी बरतें। एक्ट्रेस कौन? मेरे मेरे फेवरेट एक्टर्स मेरे फादर हैं, तो मैं अपने फादर को ही कहूँगी क्योंकि एक्चुअली क्या है वो मेरा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आपकी मैं हमेशा इन आज के जनरेशन से यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि पेरेंट्स जो है वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं और सबसे पहले मेरी लाइफ़ का हीरो तो वही है और मैं ही उनको अपना एक्टर समझती हूँ। आपके जितना ने आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस को अगर कंक्लूड किया जाए, एक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं सिर्फ़ ये इंक्लूड करना चाहूँगी कि आपको चैलेंजेस हर जगह आएँगे, चाहे आप मीडिया से हो, चाहे आप ग्लैमरस की दुनिया में हो, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। आप खुद को बचा कर चलिए कहीं से भी, ठीक है? और मैं आज की यूथ को ये कहूँगी कि आप किसी भी जगह आप रहें, खुद को सेफ़ली रखें और कोई आपको कितना ही फ़ोर्सली भी कुछ भी करे, बस आप खुद को उधर से उधर मत होने दीजिए। आगे का आपका क्या प्लान है? मेरा आगे का प्लान है कि मैं अभी दोबारा से अमेरिका जा रही हूँ एज़ ए भारत की के यूथ के लिए क्योंकि एक्चुअली क्या हमारे भारत में जो क्राइम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो उस पर मुझे काम करना है कि मैं उसको कम कर सकूँ हद से ज़्यादा। कुछ हद तक तो नहीं कर सकती बट मैं कुछ हद तक कर सकूँ भारत के लिए। जैसे आप अभी बता रहे थे सेक्स एजुकेशन को लेके आप काम कर रहे हैं, आप चाहिए हो काम में। अभी तक कहाँ तक आपने सक्सेस पाई? अभी मैं बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रही हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो खुलकर नहीं बोलती इन चीज़ों पर। जैसे पैडमैन मूवीज़ आई थी, आपने तो देखा ही होगा। पैडमैन मूवीज़ में पहले क्या होता था पीरियड्स के बारे में हम लोग खुलकर बात नहीं करते थे, लड़कियाँ भी नहीं करती थी। जब ये मूवी अक्षय कुमार की जब आई तो उस पर बात होनी शुरू हुई। तो हमारे जो भारत है, हम मानते हैं सनातन धर्म है और सनातन धर्म तरीके से रहना चाहिए। क्या सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारे भारत में रेप जैसी घटनाएँ और तेज़ी से हो? सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो सेफ हो सके और साथ ही उनको सेक्स एजुकेशन पर बात किया जाना चाहिए। हमारे जो लड़के हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको बचपन से ही सेक्स एजुकेशन पर अगर पढ़ाया जाए, जैसे हम कान-नाक के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ के लिए बात करते हैं, उसी तरीके से हम अगर उनसे के लिए उस पर सेक्स एजुकेशन में बात किया जाए, हम उनको बच्चों को बताया कि बेटा नहीं ये चीज़ें 18 साल के बाद शादी होती है, तब ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो बच्चे गलत डायरेक्शन में नहीं जाएँगे। आपकी हमारी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आपने इतनी बड़ी पहल शुरू की सेक्स एजुकेशन को लेके जिसमें हमारा भारत तो बहुत पीछे है जी, और ख़ास तौर से जो रूरल क्षेत्र है, जी, जैसे आप जहाँ से बिलॉन्ग करती हैं जी, बिहार, जी, यूपी, पूर्वांचल ये सब जी, बहुत पीछे है। यहाँ पे बिल्कुल, बात करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़ तब तक के लिए नमस्कार।